जब हमारे इलाके के रहनुमा ये तय अभी नहीं कर पा रहे हैं कि हमको इस पार्टी में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, तो क्या इन रहनुमाओं से इलाके से कोई चीज की उम्मीद हो सकती है? अभी तक ये लोग ये फैसला नहीं कर पाया है। बिल लोकसभा तक पास हो गया, राज्यसभा पास हो गया, ये लोग सिर्फ यस या नो में, जबकि सब लोग पूर्व हैं। हमारे इलाके के रहनुमा भी कहीं न कहीं मीर जाफरी वाला स्टाइल पर अपना नेतागिरी चमका रहा है, और इससे ज्यादा दुखद बात नहीं हो सकती है। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को जितना प्रधानमंत्री से तकलीफ नहीं है, उतना तकलीफ नीतीश बाबू से है। बिल्कुल, ये तो मुसलमानों पर साथ ही साथ उसके मसाइल पर, उनके मसाजिद पर हमला है। एक बाबरी मस्जिद के शहीद हो जाने पर उनका घाव तो अभी ठंड नहीं भरा। और खासकर मुस्लिम भाइयों से मैं अपील करना चाहता हूँ, मादवाना अपील करना चाहता हूँ कि जब तुम्हारे दायरे में, इस्लाम के दायरे में रहने वाले तमाम चीज़ को नेस्त नाबूद किया जाता है, तो अब वक्त आ गया, करो या मरो। ये तो ऐसे भी कर सकते थे कि जो वक्त की ज़मीन को भू माफिया या भू दलालों ने मिलकर करके कोई होटल या कोई चीज़ बना लिया है और उसका इनकम ऑफ सोर्स वही हो गया है, तो आप तो सरकार में हैं, सेंट्रल में भी आप हैं, बिहार में भी आप हैं। वैसे माफियाओं को बर्बाद करने के लिए आपसे बड़ा तो कोई नहीं है। सारा तंत्र आपके है, प्रशासन तंत्र से लेकर अदालत तंत्र से लेकर ईडी सीडी से लेकर सब तो आपके हाथ में, और उसका गलत इस्तेमाल आप कर भी रहे हैं। जो फीडबैक जो इंटरव्यू केडीबी लाइव द्वारा लिया गया है, चाहे वो हमारे मुजाहिद भाई हों, बहुत तेज़ तर्रार हैं, जदयू के बहुत सीनियर लीडर हैं, बहुत हद तक वो काम कर भी गए हैं, उसका मैं प्रशंसा करता हूँ। लेकिन ये परिस्थिति में दो टुक में वो जो जवाब दे रहा है इधर उधर का, उस जवाब से सीमांचल के लोगों को समझाने में सफल नहीं होंगे, और किसी भी परिस्थिति में वो लोकसभा इलेक्शन जीतता सिर्फ नीतीश कुमार के साथ रहने से वो लोकसभा में इलेक्शन में उनकी हार हुई। हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान हम लोग वक्फ बिल का विरोध करते हैं, निंदा करते हैं, और ऐसे नेताओं का निंदा करते हैं कि जब तक वक्फ बिल पर जब तक कोई रास्ता नहीं निकल जाता है, हम लोग रोड पर रहेंगे। आज भी देश में बहुत सारा लोग मुसलमानों के मानने और चाहने वाले हैं। एक तरफ देखिए हमारे पंजाबी सरदार भाई, अभी हम लोग निकालने में सक्षम नहीं है, लेकिन वो लोग एहतजाज कर रहा है। इन लोगों को तो वैसे लोगों से लेसन लेना चाहिए। जदयू से मुंसलिक रखने वाले हमारे सीमांचल के नेता और किशनगंज जिला के विधायक रहे, मंत्री रहे, एमपी में कैंडिडेट रहे, एमएलए रहे, ऐसे लोग भी आदरणीय नीतीश कुमार को समाजवादी ही समझते थे। इससे ज़्यादा इन लोगों का ये पीड़ा है कि वक्फ बिल पास हो गया। ये वक्फ बिल पास कराने में नीतीश कुमार से ज़्यादा कहीं ना कहीं ललन सिंह, उनके साथ राज्यसभा सांसद अजय झा, कौन चौधरी मंत्री जो हैं अशोक चौधरी इत्यादि एक घेरे में ले लिए हैं आदरणीय मुख्यमंत्री को, और इस घेरे में लेकर करके बर्बादी के आखिरी पंक्ति तक नीतीश कुमार को ले आके पहुँचाएंगे। और वो दिन बेसी दूर नहीं है, अक्टूबर नवंबर तक नीतीश कुमार जी का हाल वो हाल होगा, तो वो खुद कल्पना करेंगे कि हम बिहार के 20 साल मुख्यमंत्री थे या नहीं थे। स्वागत है आपका दोस्तों केडीबी लाइव में। मैं हूं फिरदौस गनी। सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्रेजेंट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लगातार मुसलमानों को परेशान करने के लिए नए नए हथकंडे अपनाते हैं। आपने इससे पहले देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे कानून लेकर के आए, बहुत सारी ऐसे नियम लेकर के आए जो खास करके एक तबका को परेशान करने की कोशिश की गई, चाहे बाबरी मस्जिद हो या फिर 3 तलाक हो या सीए हो, एनआरसी हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर के लगातार मुसलमान परेशान हो रहे हैं। यहाँ मुसलमान चाहते हैं कि हम शांति से जिए, शांति से कमाएं, उसके बाद परिवार का भरण पोषण वो करें, लेकिन इन तमाम मुद्दों को हट करके नए नए हथकंडे अपनाते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, और इस कदर हथकंडे अपनाते हैं कि एक वर्ग को नाखुश करके एक वर्ग का वोट पाने की कोशिश करते हैं, यही कहा जा सकता है। दरअसल बात यह है कि अभी मौजूदा समय में वक्फ बिल को लेकर के मामला गरमाया हुआ है, और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये वक्फ बिल पेश किया गया जो कि राज्यसभा और लोकसभा से पास हो गया है। अब इसको लेकर के तमाम तर विपक्षी दल विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं कि इस बिल को वापस लेना होगा, नहीं तो फिर बड़े पैमाने पर आंदोलन होगी। और इसके जो आंदोलन का सुर है वो भी फूट चुका है। खास करके किशनगंज सीमांचल में जगह जगह इसका प्रदर्शन हो रहा है और लोग इसके खिलाफ एहतजाज जता रहे हैं। यहाँ इसके खिलाफ देखा जाए तो नरेंद्र मोदी से ज़्यादा नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार को सेकुलर छवि के नेता के तौर पर जाना जाता है, लेकिन वो इस कदर इस बिल को समर्थन किया कि लोग नाराज़ हो गए और ख़ास करके मुसलमानों के दिल पर चोट पहुँची है। हम इन्हीं मुद्दों को लेकर के बात करने के लिए आए हैं यहाँ पर ठाकुरगंज में। ठाकुरगंज
मुश्ताक आलम साहब है, जो कि आरजेडी के कद्दावर नेता है ठाकुरगंज से, जो कि पूर्व प्रमुख रह चुके हैं, पूर्व मुखिया रह चुके हैं। हम इनसे इस बिल के बारे में बात करेंगे कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ी केंद्र सरकार को इस बिल को लाने की, क्यों आखिर में मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। तो मुश्ताक आलम साहब क्या कहना चाहेंगे सर आप इस बिल को लेकर के? सबसे पहले तो हम आपका मुबारकबाद केडीपी लाइव से जुड़ने वाले तमाम लोगों का मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने ऐसी परिस्थिति में जो चौकन्ना होकर करके इलाके के लोगों से वक्फ बोर्ड बिल के ख़िलाफ़ में जो बयान नेताओं से जनताओं से लेते हैं, इसका आपको मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूं। और वक्फ बोर्ड के ख़िलाफ़ जो सरकार जो पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा में लिया गया है, इसका पुरजोर निंदा करता हूं। और देखिए, सरकार की नीति शुरू से ही मुसलमानों के ख़िलाफ़ रही है और जब तक ये मुसलमानों को पूर्ण रूपेण बर्बाद नहीं कर देता तब तक ये सरकार सांस नहीं लेगा। आज की तारीख में हमारे तमाम मुसलमानों को, हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को समझ लेनी चाहिए कि आज उन पर पड़ी है, कल उन पर पड़ेगा। अब तो सारे लोगों के मसाइल जो वक्फ बोर्ड में थे, सारा मसाइल उसी से जड़ा हो, चाहे शिया हो, सुन्नी हो, बरेली हो, दियाबंद हो, अहले हदीस हो, सारे लोगों का मसाइल को एकत्रित कर करके पूरे हिंदुस्तान के लोकसभा और राज्यसभा में मुसलमान के दुश्मन जो हैं उन्होंने करके दिखा दिया। अब ऐसी परिस्थिति में जो राजा हरिश्चंद्र के बेटे हमारे बिहार के सामाजिक मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी अपने आप को समाज सेवक और लखनलाल कपूर, इससे पूर्व जो मुख्यमंत्री थे, उनके समाजवाद के अपने आप को सामाजिक समझते थे, वैसे लोगों के नक्शे कदम पर चलने वाला आदमी पर लोगों को बिहार में पूर्ण रूपेण भरोसा था कि नीतीश कुमार जी अगर ठान लेंगे, चंद्रबाबू नायडू जी अगर ठान लेंगे, रामविलास पासवान के साहबजादे चिराग पासवान जी अगर ठान लेंगे तो कहीं न कहीं मुसलमानों को इस बिल के ख़िलाफ़ में एक आसान तरीका हो जाएगा। और यही उम्मीद के साथ मुसलमान बहुत संतुष्ट थे कि वक्फ बिल को एट ए टाइम ये लोग हम लोगों को वक्फ बिल को पास करने से बचाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। साथ ही साथ जदयू से मुंसलिक रखने वाले हमारे सीमांचल के नेता और किशनगंज जिला के विधायक रहे, मंत्री रहे, एमपी में कैंडिडेट रहे, एमएलए रहे, ऐसे लोग भी आदरणीय नीतीश कुमार को समाजवादी ही समझते थे। लेकिन उन लोगों से पीड़ा से ज़्यादा इन लोगों का ये पीड़ा है कि वक्फ बिल पास हो गया। ये वक्फ बिल पास कराने में नीतीश कुमार से ज़्यादा कहीं ना कहीं ललन सिंह, उनके साथ राज्यसभा सांसद अजय झा, कौन चौधरी मंत्री जो हैं अशोक चौधरी इत्यादि एक घेरे में ले लिए हैं आदरणीय मुख्यमंत्री को, और इस घेरे में लेकर करके बर्बादी के आखिरी पंक्ति तक नीतीश कुमार को ले आके पहुँचाएंगे। और वो दिन बेसी दूर नहीं है, अक्टूबर नवंबर तक नीतीश कुमार जी का हाल वो हाल होगा तो वो खुद कल्पना करेंगे कि हम बिहार के 20 साल मुख्यमंत्री थे या नहीं थे। रहा सवाल सिर्फ मुसलमानों के वोट का नहीं, भाजपा ही उनको इस तबके में लाके खड़ा कर देगा कि लालू जी को तो जंगलराज ही कहा जाता है ना, इसको कौन शब्द से अपमानित करेंगे, इसका अंदाज़ा अभी आदरणीय नीतीश कुमार जी को नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि 2-4-6 महीना में सारा चीज़ नीतीश कुमार जी के साथ रहने वाले, जो उनके बायां हाथ दायां हाथ में चल कर के बायां कंधा दायां कंधा में चल चल रहे हैं, यही लोग उनके बर्बादी करने का एक बहुत बड़ा जरिया होगा। और ये लोग उनको चलने नहीं देते हैं और जो जुबान में डाल देते हैं उसी को उनको बोलना पड़ रहा है। रहा सवाल सीमांचल के नेताओं का, तो इन लोगों से आप जो फीडबैक, जो इंटरव्यू केडीपी लाइव द्वारा लिया गया है, चाहे वो हमारे मुजाहिद भाई हों,
बहुत तेज़ तर्रार हैं, जदयू के बहुत सीनियर लीडर हैं, बहुत हद तक वो काम कर भी गए हैं, उसका मैं प्रशंसा करता हूँ। लेकिन ये परिस्थिति में दो टूक में वो जो जवाब दे रहा है इधर उधर का, उस जवाब से सीमांचल के लोगों को समझाने में सफल नहीं होंगे। और किसी भी परिस्थिति में वो लोकसभा इलेक्शन जीतता, सिर्फ नीतीश कुमार के साथ रहने से वो लोकसभा में इलेक्शन में उनकी हार हुई। अब विधानसभा के पहले कोई जरूरी तो नहीं था कि ये बिल को अभी पास कराना था। इधर विधानसभा है, इधर रामनवमी है, तो विधानसभा और रामनवमी को देख कर करके किसी वर्ग को उत्साहित करने के लिए रामनवमी के 3 दिन पहले लोकसभा और विधानसभा राज्यसभा में पारित होता है बिल, और रामनवमी में पूजा का प्रसाद समझ कर करके अपने वर्ग के लोगों को वक्फ बिल का मिठाइयाँ बांटता है। ऐसी परिस्थिति में हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान हम लोग वक्फ बिल का विरोध करते हैं, निंदा करते हैं, और ऐसे नेताओं का निंदा करते हैं कि जब तक वक्फ बिल पर जब तक कोई रास्ता नहीं निकल जाता है, हम लोग रोड पर रहेंगे, सड़क पर रहेंगे। रामनवमी को देखते हुए भाईचारगी आपस में हम लोगों का ठाकुरगंज किशनगंज का बरकरार रहे, इसलिए हम लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन का डेट आगे कर दिया है। इसके लिए हम लोगों को रोड से सड़क तक, सड़क से जहाँ तक जाना पड़ेगा, हम लोग आखिरी लड़ाई इसको लड़ेंगे, चाहे इसके लिए जो फेस करना होगा हम लोग करेंगे। क्या लगता है कि जैसे आपने एक बात कही कि रामनवमी से 3 दिन पहले इस बिल को लाया गया और पारित किया गया, तो क्या लगता है कि एक तरह की साजिश के तहत ये 3 दिन पहले इसको पारित किया गया कि 3 दिन पहले पारित करते हैं और या मुसलमान इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे, रोड पर उतरेंगे और रामनवमी होगी और रामनवमी के बीच कुछ दंगा भर के जिसकी वजह से हमको फ़ायदा मिले? देखिए, दंगा कराना इन लोगों का प्रसादी समझता है। भाजपा का आज तक सेंटीमेंट को देकर, सेंटीमेंट को ही उछाल कर करके आज तक सरकार में बनी रही है। और दूसरी तरफ से एक एक स्टेटमेंट ले लेता है, गरीबों का भलाई हो जाएगा, यतीमों का भलाई हो जाएगा, उन बेवाओं का भलाई हो जाएगा। पिछले 11 साल तक क्या मुसलमानों का एक भी मसाइल इन लोगों के माध्यम से हल हुआ? मुसलमानों को 3 तलाक में देखना पड़ा, वही NRC में भी वही। इसके बाद जितने मसाइल मुसलमानों के ख़िलाफ़ में लाए गए, सब मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। ये लोगों का एक ही आर है कि मुसलमानों को कैसे तबाह व बर्बाद और हिंदुस्तान से नेस्त नाबूद किया जाए, यही इंटेंशन है। इसमें कुछ सेकुलर पार्टी जो बिल के ख़िलाफ़ में बयान दिए, आज भी देश में बहुत सारा लोग मुसलमानों के मानने और चाहने वाले हैं। एक तरफ देखिए, हमारे पंजाबी सरदार भाई, अभी हम लोग निकालने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन वो लोग एहतजाज कर रहा है। इन लोगों को तो वैसे लोगों से लेसन लेना चाहिए। आप अंक गणित इनके पास ज़्यादा है, तो ये कोई भी रेजोल्यूशन ले लेता है और उस पर अमल कर करके मुसलमानों को तबाह और बर्बाद करता है। तो कम से कम हमारे वैसे पार्टी के मुसलमान नेताओं से अपील करते हैं कि आपने जिस नेता को, नीतीश कुमार जी को समाजवाद समझते थे, अब उनके आँखों में से तो पट्टी हटे। वह लोग इधर उधर की बात नहीं कर करके इलाका को ये कह दे कि कल तक हम समाजवाद समझ कर करके नीतीश कुमार जी के साथ थे। आज जिन्होंने नीतीश कुमार में वक्फ बोर्ड के ख़िलाफ़ में जो वोटिंग किया उनके सांसदों ने, तो हम लोग इनके साथ नहीं रहेंगे। इनके यानी तो फिर वो लोग नीतीश कुमार जी के साथ रहे या इलाके के रहनुमा इलाकों के लोगों के साथ रहे, वोटरों के साथ रहे। दो टुक में जवाब दिए। इन लोगों को ऐसा लगता है कि वह लोग जो वोट दिया उनको भय नहीं है। ये लोग प्रति आशा में जैसे नीतीश कुमार जी के यहाँ नौकरी करने के लिए बसा हुआ हो कि जब हमारे इलाके के रहनुमा ये तय अभी नहीं कर पा रहे हैं कि हमको इस पार्टी में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, तो क्या इन रहनुमाओं से इलाके से कोई चीज़ की उम्मीद हो सकती है? अभी तक ये लोग ये फैसला नहीं कर पाया है। बिल लोकसभा तक पास हो गया, राज्यसभा पास हो गया, ये लोग सिर्फ यस या नो में, जबकि सब लोग पूर्व हैं, सब लोग अनुकंपा है। पूर्व में भी इन लोगों को इस्तीफ़ा देने से तकलीफ़ होता है, तो हम गैरों से कैसे कहेंगे कि आप इस्तीफ़ा दो? हमारे इलाके के रहनुमा भी कहीं ना कहीं मीर जाफरी वाला स्टाइल पर अपना नेतागिरी चमका रहा है, और इससे ज़्यादा दुखद बात नहीं हो सकती है कि और मुसलमानों के खिलाफ कितने सारे बिल लाएंगे। जो मौजूदा जो रहनुमा है उनको इस्तीफ़ा देने से क्या हो जाएगा, सवाल ये बनता है।
ठीक है, कोई बात नहीं, वो उस पार्टी दल में है जो सपोर्ट किया है इस बिल का, लेकिन वो इस्तीफा देने से क्या होगा? देखिए, दीगर जिलों का जो लोग रिज़ाइन किए हैं, गुलाम रसूल बलियावी जो चीख कर करके कभी नीतीश कुमार जी के लिए वोट मांगा करते थे, अगर वो रिज़ाइन किए हैं और ये बात बोले हैं, सेकुलर और सांप्रदायिक में अब कोई फ़र्क नहीं रहा। रिजाइन नहीं किए, रिज़ाइन नहीं किए हैं, बोले तो है ना मुख्यमंत्री पर, बोले हैं, लेकिन इन लोगों का जुबान में भी बोली नहीं है। रिजाइन देने या नहीं देने से कुछ नहीं, काला पट्टी बांधने से क्या हो जाता है। लेकिन हम तो अपना हाजिरी दिला सकते हैं ना कि हमको इस बातों से और ऐसे वक्फ बिल के विरोध का एक जरिया तो बन सकते हैं ना। किसी के रिजाइन देने या नहीं देने से कुछ नहीं होगा, काहे के अंक उनके पास है। पार्लियामेंट में जो क्षेत्राधिकार में उन्होंने इतने अंकों से जिसको पास किया वो गिरेगा नहीं, लेकिन आप अपना विरोध दर्ज भी नहीं करा सकते। अच्छा, अगर मान के चले वो रिजाइन कर देते हैं तो नीतीश कुमार जी पर दबाव पड़ेगा? नीतीश कुमार को लगेगा कि नहीं गलती कर दी है हमें सब कुछ? बिल्कुल, क्यों नहीं लगेगा। हर आदमी को अपना गलती का एहसास कराना चाहिए और होना भी चाहिए, और नीतीश कुमार को लगने भी लगा है। नीतीश कुमार अगर शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से अच्छे रहते तो कम से कम ऐसे मसाइल को पर वक्फ बोर्ड के खिलाफ में नहीं जाते। वो मानसिक रूप से अच्छे हैं ही नहीं, उनको मतलब वो अपने से फैसला नहीं लेते हैं? बिल्कुल नहीं, अपने से फैसला लिया हुआ फैसला उनका हम जानते हैं कि उन्होंने जब भी जो फैसला लिया तो प्रधानमंत्री के खिलाफ में भी लेकर के दिखाया है, वैसा भी दिन उनका देखे हैं। लेकिन आज ऐसा हालात है कि वो 5 मिनट में 5 तरह का क्या क्या काम कर लेते हैं जिससे लोगों को सारा वायरल पूरा देश में हो जाता है। इसलिए उनको फैसला नहीं देने के लिए लोगों के द्वारा मजबूर किया जा रहा है, उन लोगों के जुबानी बातों के इनके मुंह से बुलवाया जाता है। तो कौन है आखिर जो नीतीश कुमार को? मैंने आपको सब नाम पकड़ करके कहा। ये तो आप जदयू के ही लोग बोल रहे हैं, तो जदयू के लोग तो खैर फैसला लेंगे ही, हो सकता है कि या फिर जिसके साथ वो अलायंस है, गठबंधन है बीजेपी की, बीजेपी के लोग तो नई प्रेशर डाल रहे हैं। बिल्कुल, बीजेपी के लोग तो बीजेपी तो खुला दुश्मन है ना। बीजेपी मुसलमानों का खुला दुश्मन है, लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुसलमानों में भी एक बहुत बड़ा तबका उनको वोट भी करते थे, वोट भी देते थे और उनको हृदय से मानते भी थे और आज भी मानते हैं। लेकिन इस मसाइल में वक्फ बोर्ड के खिलाफ में जो नीतीश कुमार का चेहरा सबसे बड़ा चेहरा है, चंद्रबाबू से नायडू से भी बड़ा चेहरा है बिहार और हिंदुस्तान का। इसके बावजूद भी इनके द्वारा ये निर्णय लेना पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को जितना प्रधानमंत्री से तकलीफ नहीं है उतना तकलीफ नीतीश बाबू से है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर देखा जाता है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जी से लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि ये दोनों कुछ ना कुछ फैसला लेंगे, बिल पास होने से पहले, वोटिंग होने से पहले, कि ये दोनों कुछ ना कुछ फैसला लेंगे और इस बिल को रोकेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिसकी वजह से लोगों की दिलों पर चोट पहुँची। और कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी से ज़्यादा खिलाफ इन दोनों से है, क्योंकि लोग इन दोनों पर विश्वास करते थे, इन दोनों पर भरोसा किए हुए थे। क्योंकि सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी पीछे हटने वाले हैं नहीं और वे किसी कीमत पर इसको वापस लेंगे नहीं। तो इन्हीं से उम्मीद है, जब ये लोग भी साथ छोड़ दिया तब फिर लोग इसके खिलाफ हैं और सड़कों पर उतरने पर मजबूर हैं। अब आगे क्या प्लान है सर आप लोगों का? देखिए, अभी रामनवमी है, रामनवमी के मसाइल को कल का जुलूस बेहतरीन ढंग से गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखते हुए रामनवमी पर भी कुछ अपना बधाई संदेश दे दीजिए अपने इलाके के लोगों को। मैं रामनवमी के अवसर पर पूरे किशनगंज जिला के तमाम राम भक्त भाइयों से मुबारकबाद देता हूं, दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। और रामनवमी के जुलूस में भी हम लोग रहे हैं। यहाँ का गंगा जमनी तहजीब को बचाए रखने के लिए जो कुर्बानी दोनों समुदाय ने मिलकर दिया है, उन लोगों ने भी ईद में आकर करके हम लोगों को बधाई देता है। और हम भी शरबत का इंतज़ाम करा करके उनको पानी पिलाने का जो हम लोगों का यहाँ का गंगा जमनी तहजीब है उसको बनाए रखने के लिए पुरजोर अपील करते हैं और उम्मीद करते हैं कि रामनवमी यहाँ का पर्व, यहाँ का त्यौहार बेहतरीन ढंग से मनाएंगे। और इंशाअल्लाह रामनवमी के बाद इसके ख़िलाफ़ में जो ये है प्रदर्शन है, जुलूस होगा, वो भी हम लोग एक डेट लेकर के, निर्णय लेकर करके बड़े तादाद में इसका विरोध करेंगे। अच्छा, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो क्या लगता है कि इस विधानसभा चुनाव में ये बिल एक बड़ा मुद्दा बनेगा? और क्या लगता है कि नीतीश कुमार को अंदाज़ा लग पाएगा कि इस बिल को हमने समर्थन करके गलती कर दी है? देखिए, नीतीश कुमार का विधानसभा का आने के पहले उसके पास कोई नहीं रहेगा, ना लोकसभा रहेगा ना विधानसभा रहेगा। विधानसभा वोट का राजनीति को मुसलमानों से तो करे ही नहीं, कम से कम सीमांचल में।
नहीं सर, सवाल ये है कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह से CNRC को मुद्दा बनाया गया था और इसी मुद्दे को लेकर के यहाँ पर AIMIM 5 विधानसभा सीटों को जीता, तो इस बार भी ऐसा कुछ होगा? देखिए, ये मुद्दा नहीं है, ये कोई फैक्ट्री नहीं है कि फला फैक्ट्री नहीं बनने से लोग वोट नहीं देगा। ये सरासर मुसलमानों के उन मसाइलों को छेड़ा है जिससे मुसलमान भूखे रह सकता है, लेकिन उनकी मसाजिद, उनका कब्रिस्तान, उनके खानकाएँ, उनके मदरसाएँ का ज़मीन जो उनके बाप दादे की दी हुई है, ऐसा नहीं है कि सरकार की दी हुई है, उसको सरकार एक ही झटके में पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के माने जो दायरा है, इदारा है, उसको लेने का अगर काम करेगा तो ये कोई ये ऐसा नहीं है कि ये फंडिंग है या फैक्ट्री नहीं होने से मुसलमान वोट नहीं दिया। ये तो मुसलमानों पर साथ ही साथ उसके मसाइल पर, उनके मसाजिद पर हमला है। एक बाबरी मस्जिद के शहीद हो जाने पर उनका घाव तो अभी ठंड नहीं भरा, लेकिन यहाँ पर हज़ारों लाखों करोड़ों में 9,500 लाख एकड़ ज़मीन में जो मुसलमानों की ईदगाह हैं, मस्जिद हैं, खानकाएँ हैं, इनको एक गलत तरीके से साजिश रचा करके कानून में पारित करा करके मुसलमानों को बर्बाद करना एक सोची साजिश स्कीम नहीं है। सर, यहाँ पर कहा जाता है कि जो भी रजिस्टर्ड ये है प्रॉपर्टी है जमीन वक्फ बोर्ड की, उस पर कोई भी छेड़खानी नहीं होगी। जो अनरजिस्टर्ड है, जो रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, या फिर भू माफियाओं द्वारा जिस पर कब्जा किया हुआ है, उन पर एक्शन होगा। जहाँ तक सवाल है कि अगर ये वक्फ बोर्ड था, वक्फ बोर्ड के ये रेजोल्यूशन खिलाफ में पास लेने के पहले क्या उस पर कार्रवाई नहीं हो सकता था? जब आप सरकार में ही वजीर आजम हैं, आप प्राइम मिनिस्टर देश का हैं, तो क्या ये बिल ला करके ही क्या जा सकता था? ये तो ऐसे भी कर सकते थे कि जो वक्फ की ज़मीन को भू माफिया या भू दलालों ने मिलकर करके कोई होटल या कोई चीज़ बना लिया है और उसका इनकम ऑफ सोर्स वही हो गया है, तो आप तो सरकार में हैं, सेंट्रल में भी आप हैं, बिहार में भी आप हैं, वैसे माफियाओं को बर्बाद करने के लिए आपसे बड़ा तो कोई नहीं है। सारा तंत्र आपके है, प्रशासन तंत्र से लेकर अदालत तंत्र से लेकर ED CD से लेकर सब तो आपके हाथ में, और उसका गलत इस्तेमाल आप कर भी रहे हैं। तो अच्छे चीज़ के इस्तेमाल के लिए लोग मुबारकबाद देते हैं आपको। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताया जाए, अभी तो बिल लोकसभा और राज्यसभा से ही पास हुआ है, ये राष्ट्रपति के पास गया है, वहाँ से भी होकर के आएगा, तब ये मुकम्मल बिल कहलाएगा और फिर इसको लागू किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर देखा जाता है कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन्होंने निर्देश भी दे दिया है अपने सभी जिलाधिकारियों को कि जितने भी वक्फ की जितने भी अवैध संपत्तियाँ हैं, उन सब पर कब्जा किया जाए। देखिए, वो यूपी को अपने ही बाप का विरासत समझता है। नरेंद्र मोदी जी जितना नहीं समझते हैं और उसको इतना हड़बड़ी है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, तो वो जितना देश का कटु शब्द है वो सारा शब्द को एकत्रित कर करके इस तरह का बयानबाजी करते हैं। उसके पास समय मिले तो वो सोचता है कि क्षण भर समय मिल जाए अगर प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए तो पहला दावेदारी हम हैं, और ऐसे बातों से एक बड़ा तबका उससे खुश होता है। अब पता नहीं उस बड़ा तबका भी हाल ऐसा ही होने वाला है, ऐसा नहीं है कि बड़ा तबका बड़ा सेफ है। हिंदुस्तान में मुसलमान कौम को पहला टारगेट बनाया गया है, उसके बाद दलित है, उसके बाद जैन है, उसके बाद सिख है, उसके बाद ईसाई है, उसके बाद चर्च है। ऐसा नहीं है कि मुसलमान तो यजीद के दौर से इसको फेस किया है, मुसलमान को आदत सी हो गई है। जब हमारे हुसैन जूझने का जो मसला था ना, उस वक्त भी इस्लाम को बर्बाद करने के लिए यजीद निकले थे और वह भी कलमा गो थे, लेकिन उस वक्त जब ख़त्म नहीं कर सकता तो ये कौम को कोई ख़त्म नहीं कर सकता है, भले ये खुद ख़त्म हो जाए। तो इन लोगों का दीन बहुत नज़दीक आया है और अल्लाह सबसे बड़ा है, और हम लोग अल्लाह अकबर कह करके अल्लाह ही से दुआ मांगते हैं कि ऐसे जालिमों पर अबाबिल तो उतरा हुआ है, उसके मुंह में सिर्फ कंकर डाल दिया जाए। इंशाअल्लाह वो दीन अल्लाह ज़रूर लाएंगे और इन लोगों के लिए भी अबाबिल उतरेंगे। अच्छा, अंत में क्या कहना चाहेंगे अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों से या फिर पूरे जिले सीमांचल के लोगों से, क्या संदेश देना चाहेंगे इस वक्फ बिल को लेकर कि उसको क्या करना चाहिए, आगे क्या एक्शन लेनी चाहिए यहाँ के अवाम? देखिए, आज के हालात को देखते हुए हिंदुस्तान में हम लोग एक तरह का मुर्दा कौम हो गए हैं। हम लोग बोलते ज़रूर हैं, गफ़ार के काजी हैं, लफ़ाज हैं, लेकिन प्रैक्टिकल हम लोग कर नहीं पा रहे हैं।
और वो लोग जो बोलते नहीं है उसको कर दिखाते हैं। यही बात है। काहे कि 11 साल में 370 लीजिए, तलाक का मामला को लीजिए, एनआरसी को ले लीजिए, कश्मीर को टुकड़ों में बदल दिया उसको ले लीजिए, ऐसे बेशुमार मसाइल सिर्फ मुसलमानों के लिए उतारा गया और हम लोगों को झेलने की जो आदत सी हो गई है उसको झेल रहे हैं। रहा सीमांचल में, तो सीमांचल के तमाम आम जनताओं से और ख़ासकर मुस्लिम भाइयों से मैं अपील करना चाहता हूँ, मादवाना अपील करना चाहता हूँ कि जब तुम्हारे दायरे में, इस्लाम के दायरे में रहने वाले तमाम चीज़ को नेस्त नाबूद किया जाता है, तो अब वक्त आ गया, करो या मरो। इस वक्फ बिल के ख़िलाफ़ में जहाँ जहाँ मुजाहरा और प्रदर्शन हो, अपने कामों को छोड़ कर करके वहाँ जाए, और जब तक इस बिल को वापस नहीं ले, हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों से मैं अपील करता हूँ कि अगर उसको रोड पर भी आना पड़े तो आकर करके अपना वक्फ बोर्ड के ख़िलाफ़ अपना प्रदर्शन, अपना मुजाहरा, अपना हाजिरी और इसको कंडम करे, यही इल्तिजा करता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका केडीवी लाइव के साथ बात करने के लिए। और मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि मुझे लगता नहीं है कि ये जो प्रेजेंट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहीं पर रुकने वाली है, क्योंकि लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब इस वक्फ बिल के बारे में बात कर रहे थे, उसी समय उन्होंने एक हिंट दे दिया कि आगे क्या करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि आगे हमारी सरकार धर्मांतरण कानून बना रही है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। हमारी सरकार राज्य सरकार है, तो इसका मतलब ये है कि वो हिंट दे दिए हैं कि आगे चल कर के वो पूरे देश में धर्मांतरण कानून बनाएंगे और इसका जो भुक्तभोगी है वो मुसलमान उठाएंगे। मुश्ताक आलम साहब हमारे साथ बात कर रहे थे। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप वक्फ बिल के खिलाफ हैं या सपोर्ट में हैं, आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना राय जरूर व्यक्त कर सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।